गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैप्टर नंबर 9 हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 की प्रस्तावना की बात की थी। आज नया टॉपिक लेते हैं और नया टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन, बात करते हैं पहले परिभाषा की। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है जिस माध्यम से गया था, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर से सुनेगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस पहले वाले माध्यम में ही चला जाता है, तो प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी परावर्तन की घटना में खास चीज क्या होती है, माध्यम में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात क्या होती है, जो सतह यहाँ पे काम में ली जाती है वो सतह कैसी होगी, अपारदर्शी होगी। और हम देखेंगे आगे इसी चैप्टर में हम जनरली काम में लेते हैं अपारदर्शी सतह के रूप में दर्पण को, क्योंकि दर्पण को अपारदर्शी बनाने के लिए इसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की। परिभाषा एक बार फिर से सुनेगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बात करते हैं परावर्तन के प्रकारों की। सामान्यतया प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार को कहा जाता है नियमित परावर्तन, पहला है नियमित परावर्तन, और दूसरे वाले को कहा जाता है अनियमित परावर्तन। बात करते हैं पहले नियमित परावर्तन की। ये कब होगा, अगर प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है। ये मान लीजिए समतल पृष्ठ है, समतल दर्पण आप ले सकते हैं, समतल दर्पण आप कहें, या चिकना पृष्ठ अगर है और उस पर अगर प्रकाश आपतित होता है तो देखिए किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये किरण आई है, ये चली गई है, एक और किरण आ रही है, ये किरण चली गई है। तो देखिए जिस तरह से किरणें आ रही हैं, हम बात कर रहे हैं नियमित परावर्तन की। यानी जो किरणें आ रही हैं ये आने वाली किरणें हैं आपतित किरणें। आने वाली किरणों को नाम दिया जाता है आपतित, जबकि जाने वाली किरणों को नाम दिया जाता है यहाँ पे परावर्तित किरणें। तो आप देखिए समझ सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है नियमित परावर्तन। जो पैटर्न आने वाली किरणों का है, कहां से आ रही है किरणें, ये किरणें आ रही हैं प्रकाश के स्रोत से, हवा में तो है नहीं, प्रकाश के स्रोत से किरणें आ रही हैं। आने वाली किरणें एक दूसरे के समानांतर है। तो आप देख सकते हैं जो किरणें परावर्तन के पश्चात जा रही हैं वो भी निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है। और पैटर्न क्या है, ये किरणें भी एक दूसरे के समानांतर ही आप देख पा रहे हो। देखिए परिभाषा क्या बनेगी, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे निश्चित दिशा में चली जाती हैं। तो परावर्तन के पश्चात वे निश्चित दिशा में चली जाती हैं। इस घटना को नाम दिया जाता है नियमित परावर्तन। यानी आपतित किरणों की दिशा भी निश्चित है तो परावर्तित किरणों की दिशा भी यहाँ निश्चित ही बनी रहेगी। बात करते हैं अनियमित परावर्तन की। देखिए अनियमित परावर्तन कब होगा, जब खुरदरा पृष्ठ हमने लिया है, पृष्ठ खुरदरा है लेकिन अपारदर्शी है, ये हो गया खुरदरा पृष्ठ। तो देखिए खुरदरे पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, देखिए किस तरह से वहां आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। कोई निश्चित यहाँ पे पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। किरणें किसी भी तरह से आ रही हैं और कैसे भी जा रही हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे अनिश्चित दिशाओं में चली जाती हैं। न तो आपतित किरणों का यहाँ कोई निश्चित पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और न परावर्तित किरणों की निश्चित स्थिति या दिशा हमें देखने को मिल रही है। तो इसको हम नाम देते हैं अनियमित परावर्तन। चलिए अब बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। काफी महत्वपूर्ण है नियम परावर्तन के।
अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। और एक डायग्राम आपके सामने बनाना चाहूंगा, देखिएगा। ये मान लीजिए हमने कोई समतल दर्पण लिया है, समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण पर हमने एक लंब डाला है और इस लंब को नाम दिया जाता है नॉर्मल, कहते हैं, अभिलंब इसको कहा जाएगा। साइंस की लैंग्वेज में इसको अभिलंब कहेंगे। हम अगर बात करें मैथमेटिक्स की तो वहां इसको लंब कहा जाएगा। ओके, ये अभिलंब है जिसको कि नॉर्मल भी कहा जाता है, एम से इसको दर्शाया जाता है। ओके, मान लीजिए इस समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित हो रही है एक विशेष कोण पर। तो किरण जिस तरह से आप तभी हम बात कर चुके हैं समतल दर्पण को लेकर परावर्तन की, जहां नियमित परावर्तन हो रहा था, तो उसी स्थिति को यहाँ फॉलो किया जाएगा। मान लीजिए जो एंगल यहाँ बन रहा है, जो भी एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल अब जब ये किरण परावर्तित होगी तो वहां बनेगा। यानी ये वाला एंगल थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, लेकिन इक्वल होगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी पॉइंट है, इसको हमने कहा एन पॉइंट, और इसको हमने कहा सी पॉइंट। तो देखिए जो ए बी और एन एंगल है इसको हम नाम देते हैं एंगल आई, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम नाम देते हैं आर। क्यों कहते हैं आई, क्यों कहते हैं आर, इनकी हम बात करेंगे। पहले मैं एक बार किरणों को जरा लेबल कर दूं, नामांकित कर दूं। आने वाली किरण है आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात चली गई जो किरण है उसको हम नाम देंगे परावर्तित किरण। जो एंगल आप देख पा रहे हैं ए बी एन, इसको हमने कहा एंगल आई। ये एंगल आई है, इसको कहते हैं आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्यों कहा गया, क्योंकि आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना हुआ कोण है। आई क्यों लिया गया, क्योंकि आई को यहाँ कहते हैं इंसिडेंस एंगल। ये इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल की वजह से यहाँ से आई लिया गया। आप देख पा रहे हैं आई इसको कहा जा रहा है, तो ये आई आपतन कोण को कहते हैं इंसिडेंस एंगल, इसलिए एंगल आई लिया। इस तरह बात करें, नेक्स्ट एंगल आपका एन बी सी, इसको हमने कहा एंगल आर, और एंगल आर का मतलब है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग एंगल, या हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो यहां से आर लिया गया इसलिए इसको कहा गया एंगल आर। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन से नियम है परावर्तन के। देखिए प्रथम जो नियम है परावर्तन का क्या कहता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। परावर्तन के पहले नियम की हम यह बात कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। वापस सुनिएगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, यानी इनका तल एक है, माध्यम एक है, माध्यम में परिवर्तन नहीं आ रहा है, एक ही तल में स्थित रहते हैं। नियम नंबर 2 देखिए क्या कहता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के समान होता है। हम यूं कह सकते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। अर्थात एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मान लीजिए एंगल I आपको गिवन है 45 डिग्री, तो एंगल R भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, आपने देख लिया होगा कि आपके अभी सिलेबस में जो कटौती की गई है चैप्टर्स की, उसके बाद अब जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा उसमें भी एक बदलाव किया जा चुका है। अब आपको आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको अपन कहते हैं बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां पे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से सही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो एक प्लस पॉइंट है ये आपके लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यूज जो क्वेश्चन जिनको अपन कह रहे हैं, बहुचयनात्मक क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, उनका आंसर प्रॉपरली तभी आप दे पाएंगे जब आपने विषय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, गहनता के साथ आपने विषय वस्तु का अध्ययन किया है। तो ये सभी विषयों में आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्लस पॉइंट है।
लेकिन नेगेटिव पॉइंट उनके लिए है जो चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होकर आप स्टडी करें, सभी सब्जेक्ट्स की बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वाले सही है तो सही है आपका आंसर, नंबर आपको फुल मिलेंगे, और रॉन्ग है तो रॉन्ग है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और रिटर्न में थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपने लिख दिया है कुछ आंसर में तो मार्क्स मिलने की गुंजाइश रहती है। एमसीक्यूज में ऐसा कतई नहीं है, आपने सही किया मार्क्स मिलेंगे, आपका आंसर गलत गया मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा I = R, आपतित किरण के साथ जितना एंगल अभिलंब बनाएगा उतना ही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। अब एक प्रश्न यहाँ बन जाता है, अगर कोई किरण अभिलंब से होकर दर्पण पर आपतित होती है, अगर कोई किरण अभिलंब से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो एंगल I कितना होगा और एंगल R कितना होगा। ध्यान रखिएगा, किरण अभिलंब से होकर आपतित हो रही है, हम बात करते हैं आपतन कोण की। आपतन कोण कब बनेगा, जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच अंतराल हो, दूरी हो। लेकिन जब किरण अभिलंब से होकर ही आ रही है तो न तो यहाँ पे एंगल I बनेगा न एंगल R बनेगा, यानी यहाँ एंगल I = एंगल R = 0 डिग्री। याद रखिएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री नहीं कहेंगे आप। 90 डिग्री कैसे कहेंगे भाई, दोनों किरणें एक ही लाइन से आ रही हैं, 90 डिग्री थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि एंगल तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ही बनेगा। तो एक ही लाइन पे आपतित किरण है और वहीं पर अभिलंब है, इसलिए एंगल को 0 डिग्री माना जाएगा। तो याद रखिएगा, ये दो नियम एक बार फिर से सुनिएगा। प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है, अर्थात एंगल I = एंगल R। ये बात होगी आपके परावर्तन के नियमों की। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और अगला टॉपिक हम ले रहे हैं दर्पण। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्पण। दर्पण जिसको कि मिरर कहा जाता है। देखिएगा क्या है दर्पण। देखिए एक सिंपल ग्लास की प्लेट है, या तो इस तरह की प्लेट होगी या प्लेट इस तरह की होगी। ये समतल है, एक समतल कांच की प्लेट, और ये गोलीय प्लेट, दोनों कांच की प्लेट है, ये गोलीय प्लेट है। तो देखिए दर्पण किसे कहेंगे, कांच है, पारदर्शी है, हमने क्या किया एक सतह पे पॉलिश कर दी है, और जैसे ही पॉलिश कर दी जाती है दर्पण बन जाता है। जिस तरह की प्लेट लेंगे उस तरह का दर्पण हमें प्राप्त होगा। तो बात करते हैं पहले सिंपल परिभाषा की। जब किसी कांच की प्लेट की एक सतह पर, कांच की प्लेट की एक सतह पर, कांच की प्लेट कोई सी भी हो सकती है, कांच की प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, तो प्राप्त संरचना दर्पण कहलाता है। यानी एक सतह पे पॉलिश कर दी है, किसकी पॉलिश हमने की है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश के। परावर्तक पदार्थ के लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जनरली जो परावर्तक पदार्थ लिए जाते हैं वो देखिए, या तो होगा Ag जिसको कि सिल्वर कहा जाता है, चांदी कहा जाता है, या फिर काम में लिया जाता है Ni जिसको कि निकल कहा जाता है, या फिर काम में लिया जाता है रेड ऑक्साइड। या तो सिल्वर Ag को काम में लेंगे, अर्जेंटम कहते हैं, निकल को काम में लेंगे, या फिर Fe2O3। देखिए Fe2O3 जिसको सामान्यतः नाम दिया जाता है रेड ऑक्साइड, आपने देखा होगा जब लोहे के खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं तो उनपे सबसे पहले एक रेड कलर का पेंट किया जाता है। रेड कलर का पेंट उस लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में कलर वाला पेंट किया जाता है। रेड ऑक्साइड है, रेड कलर इसका होता है Fe2O3, सामान्य नाम हमने कहा रेड ऑक्साइड। हम बात करें इसके केमिकल नेम की, इसका केमिकल नेम है फेरिक ऑक्साइड। तो इन तीनों में से किसी को भी परावर्तक पदार्थ के रूप में काम में लेते हुए ग्लास, जो आपकी ग्लास जिसको हम कांच करें, उस ग्लास की प्लेट की एक सतह पर पॉलिश करते ही आपका दर्पण बन जाएगा। समतल ली है प्लेट, समतल दर्पण बनेगा। गोलाकार ली है प्लेट तो आपका गोलाकार दर्पण प्राप्त होगा। बात करते हैं दर्पण के प्रकारों की। दो ही प्रकार के दर्पण है जो हमने अभी बात की है। दर्पण के प्रकार,
देखिए, प्लेट के आधार पर दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले वाले को नाम दिया जाता है समतल दर्पण और दूसरे वाले को नाम दिया जाता है गोलीय दर्पण। एक है समतल दर्पण और दूसरा वाला है गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के दर्पण है। बात समझ चुके हैं मेरे ख्याल से आप। समतल दर्पण कब बनेगा? जब समतल कांच की पट्टिका की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो समतल दर्पण प्राप्त होगा। गोलाकार दर्पण तब प्राप्त होगा जब गोलाकार कांच की पट्टिका की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो गोलाकार दर्पण की प्राप्ति होती है। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं है। बात करें गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है उत्तल दर्पण और दूसरे वाले को नाम दिया जाता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और दूसरे वाले को कहा जाता है अवतल दर्पण। तो दो प्रकार के जो दर्पण हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। एक से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, दूसरे वाले से अधिकांश या वास्तविक बनेंगे, कुछ स्थितियों में आभासी में बनेंगे। लेकिन बात करें समतल दर्पण की, समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए, आभासी का मतलब क्या है? ऐसे प्रतिबिंब जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो ये आभासी प्रतिबिंब होंगे। वास्तविक वे होंगे जिनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इन दोनों प्रकार के दर्पणों की विस्तृत चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।